नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी का पेपर नंबर 2 जो है उसकी। और ये भैया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, ये इसका नाम है। और इसकी यूनिट नंबर 1 पर आज हम लोग बात करेंगे। यूनिट नंबर 1 से आपका वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। यहाँ से जो भी आपको चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी यूनिट नंबर 1.1 में, खास करके 1.1 में जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, यहाँ से आपके हमेशा प्रश्न उठते हैं। आपका जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ वहाँ पर भी आए, और जिनका बैक पेपर आया वहाँ पर भी इनसे, यानी कि मई में जो एग्ज़ाम कराया गया बैक वालों का, वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन उठे। तो दोस्तों क्या है आपका 1.1 में ऐसा जो यहाँ से आपके प्रश्न उठते हैं और आते हैं। और अगर आपको उसकी मैराथन क्लास देखनी है ना, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। मैराथन क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है उसको बनाया गया था, वहाँ पर आपको 5 वीडियोस अपलोड की गई थी आपके 5 सब्जेक्ट की, है ना। उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। एक वीडियो इसलिए आपको नहीं मिलेगी क्योंकि वो वीडियो ऐसा हुआ था कि वो वीडियो आपको एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 पर मिलेगी, 5th वीडियो, 5वीं वीडियो। क्योंकि ये जो आपका चैनल था पिछले साल कारणवश चला गया था, और इसलिए वो वीडियो वहाँ पर अपलोड की गई थी। फिर आपका चैनल वापस आ गया था, तो वहाँ पर आपको केवल 5 वीडियो मिलेंगी। बाकी आपको यूनिट बाय यूनिट पढ़ना है तो आपके लिए हाजिर हैं दोस्तों कि आप यूनिट बाय यूनिट आज 1 पर बात करेंगे। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके अपनी सारी यूनिट को कवर कर लेंगे, है ना। 5 यूनिट 5 वीडियोज़ में आपके कवर हो जाएंगी, और बहुत जल्द। ऐसा नहीं है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके बाद में हम ज़्यादा समय लेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं यूनिट जो है आपको बहुत ही जल्द अपलोड कर दी जाएगी, है ना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी है। तो बात करते हैं यूनिट 1 की, और इसमें 1.1 की। तो इसमें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या कहता है जो भी विकासात्मक अक्षमताएं हैं या विकासात्मक अक्षमताओं की परिभाषा के बारे में कह रहा है। और विकासात्मक देरी क्या है इसके बारे में कह रहा है। न्यूरो डेवलपमेंटल विकार क्या है इसके बारे में, इसके अर्थ और अवधारणा के बारे में बात हो रही है। तो आपको ये देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो हम कहेंगे विकासात्मक विकलांगता या विकासात्मक दिव्यांगता में क्या होगा कि जो भी व्यक्ति इस दिव्यांगता से, इन श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रसित होगा, उस व्यक्ति में आजीवन विशेष सेवाओं और सहायता की आवश्यकता होगी। यानी कि विकासात्मक विकलांग व्यक्तियों को आजीवन विशेष सेवाओं की जो आवश्यकता होगी वो होगी। बाधाओं को दूर करने के लिए जो भी विकलांग व्यक्ति हैं, इनके परिवार और इनसे संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, उनके पेरेंट्स हुए, माता पिता हुए, है ना, घर में कोई भी व्यक्ति हुए, या खास करके इनसे संबंधित इनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और जो भी इनका समन्वित संस्कृति है, या इसके समक्ष हम लोग कह सकते हैं कि इनको सहायता मिलनी चाहिए, तो उन सहायताओं की जीवन भर, आजीवन इनको सहायता की आवश्यकता होगी। हम कह सकते हैं जब भी हम बात करेंगे विकासात्मक अक्षमता की, तो हम कहेंगे विकासात्मक अक्षमता या असमर्थता का अर्थ है दीर्घकालिक स्थितियों के एक समूह को संदर्भित करना। जो बहुत दिनों तक जो स्थितियां, जो अक्षमताएं रहती हैं, उनके समूह को संदर्भित किया जाएगा, जहां पर बच्चे का शारीरिक, बच्चे का सामाजिक, बच्चे का संज्ञानात्मक, भावनात्मक, ये जो विकास हैं वो प्रभावित होते हैं। ये दिव्यांगताएं आमतौर पर जीवन में जल्दी ही प्रकट हो जाती हैं, इनके बारे में जल्दी पता हो जाता है। और हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, हम जो दिन प्रतिदिन के अपने कार्य कर रहे हैं, इन गतिविधियों को जिस स्तर तक हमें हासिल करना होता है, उस स्तर तक हम उसको हासिल नहीं कर पाते। उनकी जो स्थिति होती है काफ़ी क्या हो जाती है, काफ़ी गंभीर हो जाती है।
इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं बौद्धिक दिव्यांगता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पाल्सी, है ना, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, है ना, ये जो दिव्यांगताएं हैं वो शामिल हैं। इन स्थितियों में प्रभावित व्यक्तियों को पूरे जीवन जीने के लिए किसी ना किसी मदद की और समर्थन की आवश्यकता होती है। हम जब इन व्यक्तियों को मदद देंगे, समर्थन देंगे, तभी जाकर के ये व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ पाएंगे, है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं, दूसरा आपका है विकास संबंधी विकार, है ना, विकास संबंधी विकार। तो इसमें क्या होगा, यह एक व्यापक श्रेणी के रूप में जाना जाएगा। इसमें बच्चों के विकास के लिए एक विशिष्ट पाठ्यक्रम जो है वो बनाया जाएगा। जो विशिष्ट पाठ्यक्रम है उसमें बच्चा सेवाओं को, जो भी उसकी बाध्यता होगी वो प्रकट करेगा, और वही चीज़ें, वही विकास बच्चे का शारीरिक, बच्चे का सामाजिक, बच्चे का भावात्मक, है ना, व्यवहारिक पहलू, ये सभी जो हैं वो बच्चे के प्रभावित होंगे। जो भी विकास संबंधी विकार है, विकासात्मक अक्षमता है ना, इस पर भी ध्यान होगा। और बच्चे का क्या, बच्चे का भाषण, बच्चे की भाषा, है ना, स्पीच एंड लैंग्वेज, बच्चे का ध्यान आकर्षण करना, बच्चे में ADHD, है ना, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अति सक्रिय विकार, ये सारी चीज़ें आपकी विकास संबंधी विकार में शामिल होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक दिव्यांगता हो सकती है। बहुत दिनों तक इसकी दिव्यांगता हो सकती है। बच्चे का जो विकास है, उसकी कार्यप्रणाली है, उसमें बाधा उत्पन्न होगी आपके विकास संबंधी विकार में। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल विकास की, न्यूरो डेवलपमेंटल विकास की। तो न्यूरो डेवलपमेंटल विकास आपका, इसके तहत हम कह सकेंगे जो भी मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र है, जो इसका कामकाज है, तंत्रिका तंत्र का जो कार्य करने का तरीका है वो प्रभावित होगा। बच्चा यहाँ पर अनुभूति, संचार, सामाजिक संपर्क, इनमें जो है या हम कह सकते हैं मोटर कौशल, चाहे वो सूक्ष्म गामक कौशल हो या स्थूल गामक कौशल हो, है ना, इनमें बच्चा क्या होता है कि देरी दिखाता है। इसमें भी बच्चे का ध्यान अभाव हो सकता है। न्यूरो डेवलपमेंटल विकास में भी बच्चे का ध्यान अभाव हो सकता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी इसके अंतर्गत आएगा और ADHD भी आपका इसके अंतर्गत आएगा। इसमें या इन स्थितियों में आमतौर पर असामान्य मस्तिष्क का विकास होता है, असामान्य मस्तिष्क का विकास होता है और कार्य प्रणाली जो है वो प्रभावित होती है। ऐसे हम कह सकते हैं विकास में होने वाली देरी, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंटल डिले, है ना, विकासात्मक देरी या जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंटल डिले। तो हम कहते हैं डेवलपमेंटल डिले हम वहाँ पर देखेंगे या हम कैसे पहचानेंगे, तो कहेंगे जो भी हमारा सामान्य बच्चा है अपेक्षाकृत उसका जो विकास हो रहा है उसकी अपेक्षा जो दूसरा बच्चा है उसकी अपेक्षा, सामान्य बच्चे की अपेक्षा विकास का कम होना। मान लीजिए हम लोग जो बच्चे हैं वो सामान्य बच्चे हैं और सामान्य बच्चे की अपेक्षा मान लीजिए हमारा चलने का और हमारे दौड़ने का, है ना, हमारी भाषा का विकास जो था उसमें जो समय लग रहा था सामान्य बच्चे के विकास में, वो समय क्या है, देरी से बच्चे में हो रहा है वो कार्य। तो वहाँ पर वो आपका विकासात्मक देरी के अंतर्गत जाएगा, डेवलपमेंटल डिले के अंतर्गत जाएगा। ऐसे बच्चों को भी हम लोग भैया हस्तक्षेप कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चे की नेक होल्डिंग विकसित नहीं हो रही है ना, गर्दन सही से बच्चा नहीं इधर उधर घुमा पा रहा है। मोस्टली हम अगर देखते हैं कि 3 माह में अगर सामान्य बच्चा है तो गर्दन को अपनी इधर उधर अच्छे से घुमाने लगता है। लेकिन अगर यही चीज़ भैया बच्चे में 6 से 7 महीने में या 8 महीने में या 9 महीने में हो रही है
केवल नेक होल्डिंग का ही विकास, तो क्या है, बच्चे में डेवलपमेंटल डिले जो है वो होगा, विकासात्मक देरी देखने को मिलेगी। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि बच्चा 9 से 10 महीने में चलना शुरू कर देता है। तो अगर 9 से 10 महीने में सामान्य बच्चा चलना शुरू कर रहा है और आपने देखा कि बच्चा 15 से 18 महीने में चल रहा है, 20 महीने हो गए अभी तक बच्चे ने चलना शुरू नहीं किया, तो ऐसे बच्चे को हम लोग विकासात्मक देरी के अंतर्गत रखेंगे, डेवलपमेंटल डिले के अंतर्गत रखेंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट था। हम कह सकते हैं विकास संबंधी दिव्यांगताएं दीर्घकालिक स्थितियों में शामिल होती हैं, जहां पर विकास के क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं। जो मैंने आपको क्षेत्र बताए थे सारे के सारे, शारीरिक, सामाजिक, बार है ना, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है विकासात्मक देरी में। ठीक है, ये बच्चे में आनुवांशिक भी हो सकता है, पर्यावरण के कारण भी हो सकता है ना, और ये भी बच्चे को, विकासात्मक देरी भी बच्चे को दीर्घकालिक तक प्रभावित करती है। यानी कि दिव्यांगता कोई भी हो, बच्चे के अंदर अगर हो गई है वो दिव्यांगता, तो भैया उस बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा दिनों तक रहने वाली है। और इसके लिए जितनी जल्दी हम उस दिव्यांगता को पहचान सकें और उसमें हस्तक्षेप कर सकें, बच्चों को सेवाएं दे सकें, तो ये आपका जो है 1.1 जो है उसमें आता है। और ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, चाहे वो आपका विकासात्मक देरी हो, है ना, चाहे वो आपकी भाषा की देरी हो, है ना, विकासात्मक विकार हो, है ना, ये आपका इम्पॉर्टेंट था। एक आता है आपका हाइपोटोनिया। ये आपके एग्ज़ाम में आता है और इससे भी संबंधित चीज़ें पूछे। हाइपोटोनिया क्या है, तो आप कहोगे हाइपोटोनिया नवजात शिशुओं और शिशुओं के मोटर शिथिलता का आम लक्षण है। जो भी नवजात शिशु हैं, बच्चे ने जन्म लिया यानी कि बच्चा नवजात शिशु है, तो उसके जो मोटर, या कह सकते हैं बच्चा चल रहा है, बच्चा दौड़ रहा है, वहाँ पर अगर बच्चा शिथिलता दिखा रहा है, उसमें देरी देखने को मिल रही है, तो वो आपका किसके अंतर्गत आएगा, हाइपोटोनिया के अंतर्गत आएगा। बच्चे के विकासात्मक मूल्य में गर्भावस्था की गुणवत्ता भी शामिल होनी चाहिए, जिसमें भ्रूण, इसको भी शामिल किया जाएगा, जीवन की शक्ति और प्रसव के दौरान जो भी समस्याएं आई हैं उनको भी देखा जाएगा। जो भी ये आपका आनुवंशिक विकार है, इसका दस्तावेजीकरण भी किया जाएगा, यानी कि इसका रखरखाव भी रखा जाएगा। परिवार का इतिहास क्या था, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और विशेष रूप से बच्चे की अवधि क्या है, बच्चा किन चीज़ों को सही से नहीं कर पा रहा है, इस पर ध्यान दिया जाएगा आपका हाइपोटोनिया के अंतर्गत, है ना। इन सभी चीज़ों का वर्णन किया जाएगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जो भी आपके 1.2 में आपका दिया गया है कि जो भी आपके विकासात्मक अक्षमता हैं, विकासात्मक अक्षमता है ना, वहाँ पर प्रारंभिक लक्षण की बात कर रहा है कि बच्चा जिन चीज़ों में, मान लीजिए कि बच्चा जब पहला कदम रख रहा है अपने इस संसार में, है ना, तो बच्चा मुस्कुराएगा भी, बच्चा कौशल को भी करेगा, बच्चा रेंगेगा, बच्चा चलेगा, है ना। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो भी विकासात्मक क्षमता होती है वहाँ पर बच्चे का विकास जो है वो धीरे होता है। हम कह सकते हैं कि अगर बच्चा बोलने की क्रिया, मान लीजिए बच्चा बलबला रहा है ना, बच्चा किसी भी शब्दावली को बोल रहा है, तो क्या एक बार भी बोलने लगेगा, तो आप कहोगे सर संचार में और भाषा में बच्चे की अगर देरी देखने को मिलती है, बच्चा बोल रहा है, बच्चा भाषण दे रहा है, तो वहाँ पर बच्चा 12 महीने तक बच्चा केवल बलबलाएगा या बलबलाता नहीं भी होगा आपका। उसके बाद में धीरे धीरे उसकी जो शब्दावली है वो परिवर्तित होगी, बच्चा माँ, पा, इन सभी चीज़ों का विकास होगा, है ना। और उसके बाद में क्या होगा कि जो बच्चा होगा वो सरल निर्देशों का पालन कर पाएगा। आप उससे बोलोगे तो सरल चीज़ों को समझ पाएगा। ऐसे ही बच्चे की सामाजिक चुनौतियाँ, इसमें बच्चा सभी साथियों और वयस्कों के साथ में, कह सकते हैं अगर ध्यान उस पर दिया जा रहा है तो रुचि लेता है बच्चा, उनके साथ में खेलना पसंद करता है, आँखों से संपर्क करना भी पसंद करता है, और बच्चा कल्पनाशीलता और गतिविधियों में भी रुचि रखता है।
ऐसे ही बच्चे का मोटर कौशल, यहाँ पर आपका सकल मोटर यानी कि बच्चा कह सकते हैं कि हम बच्चे का दोनों क्रियाएं, आपकी सूक्ष्मगामक क्रियाएं हुई और आपकी स्थूलगामक क्रियाएं हुई। तो हम कहेंगे भैया बच्चा अगर रेंगना शुरू कर रहा है, बच्चा अगर बैठना शुरू कर रहा है, चलना शुरू कर रहा है ना, तो ये बच्चे के स्थूलगामक कौशल के अंतर्गत आएगी। और सूक्ष्मगामक कौशल में आपकी छोटी चीज़ें, हाथ से पकड़ने वाली, हाँ, किसी चीज़ को फाड़ना, किसी चीज़ को हिलाना, है ना, तो ये आपके सूक्ष्मगामक कौशल के अंतर्गत आएंगी। तो इसका भी बच्चे का विकास होगा। बच्चा कभी कभी क्या होगा, उसका व्यवहार जो है उसमें भी चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बार बार बच्चा नखरे भी दिखाएगा, दिनचर्या जो है उसको नहीं करेगा, है ना। हो सकता है कि कहीं पर रुचि ना ले रहा हो, है ना। बच्चे का संज्ञान का भी विकास होगा। बच्चे के संज्ञान यानी कि बच्चे का मस्तिष्क का भी विकास होगा, जहाँ पर बच्चा रंग, आकार, संख्या, है ना, बच्चा अपनी उम्र के अनुसार जो भी उसके तर्क हैं उनको सॉल्व करेगा। तो अगर इनमें कठिनाई देखने को मिलती है, अगर इन सभी चीज़ों में, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इन सभी चीज़ों में कठिनाई देखने को मिलती है तो भैया वो विकासात्मक अक्षमता के अंतर्गत जाते हैं। बच्चा नहीं कर पा रहा है इन चीज़ों को। हो सकता है आप कहोगे सर आखिरकार क्यों ऐसा हो सकता है? अरे भैया कौन कौन से कारण हैं? तो कहेंगे भैया आनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं। भाई ऐसी हमारी दिव्यांगताएं जो होती हैं, है ना, आनुवांशिक कारक भी हो सकते हैं। हो सकता है कि बच्चे को उसके माता पिता से जैसे आनुवांशिक सिंड्रोम, है ना, या डाउन सिंड्रोम होता है, कभी कभी माता पिता से मिलता है, या जो भी बौद्धिक अक्षमता होती है, या ऑटिज़म होता है ना, या हम कह सकते हैं कोई ऐसा जो आपका ब्लड से रिलेटेड जो आपकी चीज़ें हैं, है ना, ब्लड से रिलेटेड चाहे आपका हीमोफीलिया हो, थैलेसीमिया हो, ये आपको क्या आनुवांशिक से मिलता है ना। तो ये भी हो सकता है। हो सकता है कि प्रसव के बाद में ऐसा हुआ हो, जो आप लोगों ने अपने डिसेबिलिटी की कॉपी में ही पढ़ा था। प्रसव पूर्ण कारक भी हो सकते हैं, प्रसव पूर्ण कारक भी हो सकते हैं, है ना। माँ के गर्भावस्था के दौरान कुछ ऐसा हुआ हो, शराब, ड्रग्स, दवाओं का सेवन कर रही हो, है ना, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद में प्रसव के समय यानी कि प्रसवकालीन भी ऐसा हो सकता है ना, ऑक्सीजन की कमी हो, है ना, और बच्चे की देखभाल सही से ना हो पा रही हो। पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। बच्चे को पारा हो गया हो, कीटनाशक जो है कीटाणु है वो लग गए हों, बच्चे का स्वास्थ्य सही ना रहता हो, है ना, तो ऐसे भी बच्चे को हो सकता है। माता पिता की उम्र से भी बच्चे को हो सकता है। आखिरकार हम कह सकते हैं कि आपकी जो विकासात्मक विकलांगता है ये बच्चे में किसी भी प्रकार से हो सकती है। इसमें क्या होगा, माता पिता को बच्चे की देखभाल करने की आवश्यकता है, बच्चे का आकलन करने की आवश्यकता है, और जब आकलन किया जाएगा उसके बाद में जो भी मार्गदर्शन दिया जाएगा, चाहे वो विशेष शिक्षक हो, चाहे आपके मनोवैज्ञानिक हो, भाषा चिकित्सक हो, तो इनके रूप में भैया बच्चे को परामर्श भी दिया जाएगा। ये भी एक उचित साधन के रूप में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम लोग अगर बात करें यूनिट आपकी 1.3 की, यूनिट 1.3 में इम्पॉर्टेंट आपका इसको स्टार बना करके इम्पॉर्टेंट बनाइएगा, है ना, इसको स्टार बना लीजिए और 3 बार स्टार बना लीजिए, है ना, जिसके बारे में कहता है अर्ली, ठीक है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन। हम कहेंगे भैया शीघ्र पहचान, है ना। कोई भी माता पिता हो या बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा हो विद्यालय में, तो वहाँ पर स्वास्थ्य पेशेवर होंगे, शिक्षक होगा। तो जो भी बच्चे में देरी देखने को मिल रही है, बच्चे के विकास में, बच्चे के समग्र विकास में जो देरी देखने को मिल रही है, उसमें बच्चे का क्या किया जाएगा, शीघ्र पहचान किया जाएगा। अगर बच्चा अपने विकास में धीमापन दिखा रहा है तो हम ये जानेंगे कि आखिरकार बच्चे में किन समस्याओं के दौरान या कैसे और किन किन समस्याओं में बच्चा पिछड़ापन दिखा रहा है। प्रारंभिक वर्षों में हम कह सकते हैं बच्चे का संज्ञानात्मक, बच्चे का शारीरिक,
बच्चे का सामाजिक, भावनात्मक, इन सभी कौशल का विकास होता है। और यही सभी कौशल बच्चे को सफल बनाते हैं आगे बढ़ने के लिए। WHO क्या कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है, WHO कहता है कि प्रारंभिक बचपन समग्र विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बच्चे का जो बचपन है, बच्चे का जो शैशवावस्था है, बचपन है, वो क्या है कि बच्चे का विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अगर बच्चा वहाँ पर कुपोषित हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि बच्चे में विशेष रूप से हम चीज़ों को नहीं पहचान पा रहे हैं, समस्याओं को नहीं हल कर पा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर बच्चे का क्या होगा, बच्चे का विकास सही से नहीं हो पाएगा। और यह विकास संबंधी जोखिम को कम करता है और बाल विकास को बढ़ाता है। अगर हम बच्चे पर ध्यान देते हैं, बच्चे की चुनौतियों का सामना करना हम सिखा रहे हैं बच्चे को, तो क्या है कि ये विकास में जो है बाल विकास को बढ़ाता है और उसको बच्चे का जो विकास है वो अच्छा बनाता है। तो हम कहेंगे कि जो भी आपका कोई भी बच्चे में विकासात्मक देरी देखने को मिल रही है, तो विकलांग बच्चों को या दिव्यांग बच्चों को उनके परिवार के समय और उचित हस्तक्षेप के द्वारा बच्चों को सहायता प्रदान की जानी चाहिए। जो भी कठिनाइयाँ, जो भी गंभीर चीज़ें बच्चे में देखने को मिल रही हैं, बच्चे की वृद्धि में कमी है, बच्चे कह सकते हैं कि बच्चा अपने विकास में कमी दिखा रहा है, तो हम उसके माता पिता को और जो भी उसके पुनर्वास पेशेवर हैं उसके बारे में बच्चे को बच्चे का आकलन करना चाहिए। और बच्चे का आकलन करने के बाद में हम कह सकते हैं बच्चे की जांच करेंगे और उसके बाद में जिन क्षेत्रों में बच्चा पीछे है उन क्षेत्रों में बच्चे को हम आगे करने का प्रयास करेंगे, बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम कह सकते हैं कि कारण क्या होंगे, तो कहेंगे कि भैया जिन क्षेत्रों में बच्चा पिछड़ापन महसूस कर रहा है उस क्षेत्र को हम पहले पहचानेंगे, और जब पहचान लेंगे तो उस क्षेत्र में बच्चे का हम विकास कर सकेंगे, बच्चे की बुद्धि का विकास कर सकेंगे। बच्चे का जो कौशल बिगड़ा हुआ है, मस्तिष्क बिगड़ा हुआ है, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं उसके कामकाज को हम सही कर सकते हैं। जो भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं इनको हम बढ़ा सकते हैं, और जब इनको हम बढ़ाएंगे तो बच्चे का क्या होगा, बच्चे में हस्तक्षेप होगा। जहाँ पर हम कहेंगे कि जितनी जल्दी हम लोग शीघ्र पहचान करके जो बच्चे में दिक्कत है उसकी हम पहचान करके बच्चे में जितनी जल्दी हम शीघ्र हस्तक्षेप करें उतना ही बेहतर है, उतना ही बच्चा अच्छे से सीख पाएगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा। और जो भी चीज़ हम उसको सिखा रहे हैं, जो भी कौशल उसको हम सिखा रहे हैं, उसका निरीक्षण करते हुए बच्चे की लास्ट में अंतिम स्तर पर बच्चे का मूल्यांकन की भी प्रक्रिया की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहीं पर हमको पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा। ऐसे ही अगर हम बात कर लें यहाँ पर रेफरल की बात कर लें तो कहेंगे रेफरल एक विशेष शिक्षा मूल्यांकन के लिए एक छात्र पर विचार करने का प्रारंभिक अनुरोध है। रेफरल क्या है कि जो भी विशेष शिक्षा के अंतर्गत हम बच्चे का मूल्यांकन करेंगे उसमें विचार करने के लिए हमें सबसे पहले प्रारंभिक अनुरोध के रूप में उसे देखा जाएगा, जहाँ पर कक्षा के दौरान, शिक्षकों के दौरान माता पिता का भी अनुरोध देखा जाएगा, उस पर जो टिप्पणियाँ होंगी वो भी की जाएंगी, और प्रारंभिक पहचान जो है, बच्चे के लक्षण क्या हैं, अक्षमता के रूप क्या हैं, इस पर भी जो है उसको ध्यान में रखा जाएगा, और उसके लिए जो भी चरण प्रक्रिया है उसको भी अपनाया जाएगा। पहले छात्र की डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद में बच्चे का जो इनफॉर्मल असेसमेंट है उसको किया जाएगा, बच्चे का जो एनालिसिस है, कहाँ पर बच्चा कार्य कर रहा है, कहाँ पर नहीं कर रहा है, उन चीज़ों को देखा जाएगा। इसके बाद में विशेष शिक्षक क्या करेगा, बच्चे की काउंसलिंग करेगा और बच्चे को रोज़ जो चीज़ें उसको सिखानी है उनको सिखाएगा, और देन बाद में क्या होगा, बच्चे को सर्विस प्रोवाइड करके चीज़ों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये आपका अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई। अर्ली आइडेंटिफिकेशन
यानी कि बच्चे का हस्तक्षेप भी बता दिया, जो भी विकासात्मक देरी है, जो भी विशेष बच्चों की ज़रूरतें हैं उनको उनके परिवार के साथ में मिलकर के सहायता प्रदान करना, उनको सशक्त बनाना, बच्चे की एक अच्छी नींव रखना जहाँ पर बच्चा अपने जीवन में सुधार कर सके और अच्छे अवसर ला सके। बच्चे का शारीरिक कौशल, रेंगना चलना, बच्चे का सामाजिक कौशल, बातचीत करना, दूसरों के साथ खेलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, है ना, संचार कौशल, इन सभी चीज़ों में बच्चे के लिए मदद करना, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन बच्चे का बहुत ज़रूरी है। बच्चे का प्रारंभिक बचपन हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हम कह सकेंगे कि बच्चे की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाएगा, बच्चे में जो भी ज्ञान और उसकी रणनीतियां हैं उसको बेहतर बनाया जाएगा और बच्चे को गुणवत्तापरक शिक्षा देकर के, समावेशी शिक्षा देकर के बच्चे को उसके लक्ष्य की ओर निर्धारित किया जाएगा। जो भी रणनीतियां हैं वो बनाई जाएंगी, है ना, और उसको मुख्य धारा में लाने की बात की जाएगी, मेन स्ट्रीम में लाने की बात की जाएगी। इसमें विशेष शिक्षक, पुनर्वास पेशेवर, माता पिता, इन सभी की भूमिका जो है वो बहुत ही ज़रूरी होगी। विकासात्मक देरी हमें जिन बच्चों में मिल रही है उन बच्चों का पहले हम पहचान करेंगे और पहचान करने के बाद में उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी ज़रूरतों के अनुसार हम बच्चों का विकास करेंगे और बच्चे को एक अच्छी सोच की ओर आगे बढ़ाएंगे। तो ये आपका 1.3 और 1.4 तक मैंने दोनों चीज़ों को यहाँ पर आपको कवर कर दिया। अब हम बात करेंगे आपका 1.5 में, जहाँ पर बात करता है आपका जो विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चे हैं उनको शैक्षिक अवसर देना, उनको शैक्षिक अवसर देना, शिक्षा के अवसर देना विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों को, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों को। तो हम कहेंगे भैया बच्चा कोई भी हो, हम बच्चों को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, बच्चे को हम लोग मुख्य धारा से यानी कि मेन स्ट्रीम में ला करके जोड़ सकते हैं। उनको हम लोग मेन स्ट्रीम या मुख्य धारा सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। जहाँ पर हम कहेंगे समावेशिता की, तो कहेंगे भैया बच्चे की कोई भी दिव्यांगता हो, बच्चा किसी भी स्तर का हो, है ना, उसके लिए हम लोग पोषण की आवश्यकता होगी उसको देंगे। बच्चे की जो बीमारियां होंगी उनको देखते हुए, दिव्यांगता को देखते हुए कि ऐसे पाठ्यक्रम का, ऐसी चीज़ों का निर्माण करेंगे जहां पर बच्चा उन समावेशिता को देखते हुए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, है ना, या हम कह सकते हैं कि सभी के लिए शिक्षा, जहां पर हम ऐसे पाठ्यक्रम को बनाएंगे जहां पर हमारे सभी प्रकार के बच्चे एक ही क्लास में बैठ करके शिक्षा ले सकें। ऐसे ही आपका समावेशिता या समावेशी शिक्षा के अंतर्गत चीज़ें आएंगी जहाँ पर बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, बच्चे के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ाया जाएगा और जो भी बच्चे की स्थिति है, जो भी बच्चे का स्तर है, उस स्तर के अनुसार उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। पाठ्यक्रम में लचीलापन लाया जाएगा, जो भी सुविधाएं हैं बच्चे को दी जाएंगी, शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाएगा, नए नए टीएलएम्स का प्रयोग किया जाएगा, शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा और बच्चों के लिए शैक्षिक संसाधन भी उपयोग में लाए जाएंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरी आपकी शिक्षा, तो आप कहोगे सर विशेष स्कूल, है ना। समावेशी शिक्षा में आपके सारे बच्चे पढ़ने जा रहे थे, विशेष स्कूल में आपके केवल विशेष बच्चे ही पढ़ने जाएंगे, विशेष बच्चे पढ़ने जाएंगे। तो हम कहेंगे कि भैया वे बच्चे जिनके लिए विशेष पाठ्यक्रम, विशेष शिक्षक और विशेष वहाँ का वातावरण, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो सब क्या होंगी, विशेष होंगी। विशेष शिक्षण तरीके, ये सभी चीज़ों का विशेष तरीके से प्रयोग किया जाएगा। विशेष शिक्षक होगा, विशेष पाठ्यक्रम होगा, विशेष वातावरण होगा, विशेष शिक्षण सहायक सामग्री होगी, विशेष तकनीकियाँ होंगी। तो वहाँ पर क्या होगा, सभी चीज़ों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाएगा। और वहाँ पर पढ़ेगा कौन, तो वहाँ पर विशेष बच्चा ही पढ़ेगा जो बच्चा दिव्यांगता से ग्रसित है। तो इसके लिए भैया हमें बच्चों का एक अच्छा पाठ्यक्रम बनाना पड़ेगा, बच्चों को
विभिन्न क्षेत्रों में छूट देनी पड़ेगी, चाहे वो आपके किसी भी श्रेणी के बच्चे हों, उनको हम लोग अलग अलग स्थितियों में रख करके चीज़ों को पढ़ाएंगे। ऐसे ही भैया आपका एकीकृत स्कूल, जहाँ पर हम कहेंगे कि बच्चे को कुछ समय के लिए वैकल्पिक रूप से कुछ समय के लिए बच्चे को हम लोग एक जगह पर रखेंगे और भैया पढ़ाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, हम उनको वहाँ से अलग कर देंगे। पाठचर्या अनुकूलन, जो भी बच्चे के शैक्षिक अवसर हैं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत या विशेष शिक्षा के अंतर्गत विशेष शिक्षण वातावरण तैयार करना, पाठचर्या अनुकूलन करना, इसकी आवश्यकता होगी। और पाठ्यक्रम को बदला जाएगा, उसमें अनुकूलन भी किया जाएगा, पाठ्यक्रम को बच्चे के लिए लचीला बनाया जाएगा। जब पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाएगा तो बच्चा सीखने में रुचि दिखाएगा और पाठ्यक्रम को सृजनात्मक तरीके से बच्चे को एक अच्छे ढंग से बच्चे को चीज़ों को सिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो यूनिट 1 है वो भैया कंप्लीट होती है। और अभी तक आप लोगों से नहीं कहा गया था कि भैया वीडियो को लाइक करो, तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन, और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं वहाँ पर वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों आपके लिए नए वीडियो को लेकर के, और बहुत ही जल्द आपका यूनिट 2 जो है उसको भी कंप्लीट करते हुए हम लोग 3, 4, 5 तक हम लोग बहुत ही जल्द, ये मान के चलिए कि अगर आज आपको ये वीडियो मिल रही है तो भैया बहुत ज़्यादा एक दिन, या हम कह सकते हैं कि आपकी 6 तारीख और 7 तारीख मॉर्निंग तक, है ना, आपकी सारी की सारी 5 यूनिटें हम कंप्लीट कर देंगे। जिससे कि आप लोग अपना पेपर जो है 9 तारीख का जो आपका पहला पेपर है वो आप दे सकें, और उसके बाद में जो आपका सेकंड पेपर है ये वाला, उसको आप अच्छे से दे सकें। ठीक है, दोनों पेपर को अच्छे से पढ़िएगा। बना रहूँगा दोस्तों आपके साथ, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।